एपिसोड 51 रक्ष एकेडमी का एडमिशन। अगले दिन ध्रुव ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसकी नज़र ट्रेनिंग कर रहे मेंबर्स पर गई, जो उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी कुछ दिनों की मेहनत से उन्हें एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए ध्रुव की कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इन लोगों में हुनर के साथ अनुशासन की भी कमी थी, जिस वजह से हर साल इन्हें एन वक्त पर ही ट्रेनिंग याद आती थी। वैसे तो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए हर किसी को 18 साल के पहले ही कम से कम 0 रैंक के 8 सितारे हासिल करने होते थे, लेकिन इस नियम ने न जाने कितने सपने तोड़ दिए थे। और ध्रुव जानत था कि मैदान में मौजूद सभी लोगों में शायद 1 या 2 ही ऐसे लोग थे जो 8 सितारे हासिल कर पाए थे, लेकिन फिर भी बाकी सब शक्तियां बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इन लोगों का ख्याल अपने दिमाग से निकालते हुए ध्रुव ग्राउंड में चलता हुआ बगीचे के पास आ पहुंचा, जहां ईरा बैठे फूलों को निहार रही थी। ईरा को देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो ईरा की खूबसूरती के बारे में सोचते हुए उसकी तरफ चलने लगा, और तभी ईरा ने ध्रुव की तरफ नजर घुमाते हुए कहा, ध्रुव, मैंने सुना है कि तुम 2-3 दिनों में जाने वाले हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये सुनकर ध्रुव चलते चलते अचानक रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ईरा के सवाल का जवाब कैसे दे। तभी उसने एक बार फिर ईरा की तरफ चलना शुरू किया और फिर वो उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। ध्रुव जानता था कि ईरा उसके जाने से थोड़ी उदास थी, लेकिन ईरा की उदासी महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां ईरा के बालों में फेरना शुरू कर दिया। इस पर ईरा ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, और तुमने अचानक एकेडमी न जाने का मन क्यों बना लिया? ये सुनकर ध्रुव ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए जवाब में कहा, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया। इस पर ईरा ने काम का अंदाजा लगाते हुए कहा, कहीं वो जरूरी काम लारा ज़यान तो नहीं है? ईरा की आवाज़ में एक हल्की सी खींच थी, जिसकी वजह से ध्रुव के हाथ अचानक रुक गए। फिर उसने बात संभालते हुए ईरा से कहा, वो वादा सबके सामने किया गया था ईरा, मैं उसे छोड़कर तो नहीं भाग सकता ना। अगर मैं ऐसा भगोड़ा होता तो शायद तुम भी मुझसे नफरत कर रही होती। ध्रुव की बात सुनकर ईरा ने मन ही मन सोचा, काश मैं उस लड़की को पहले ही मार देती, तो कम से कम ये बेचारा इतना परेशान तो नहीं होता। उसे थोड़े गुस्से में देख ध्रुव ने एक बार फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ईरा तुम फिक्र मत करो, एक बार ये मामला खत्म हो जाए फिर तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। वैसे भी काम खत्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा देर नहीं, 1 साल लगेगा। पक्का? इस पर ईरा ने कुछ सोचते हुए कहा, ध्रुव, अगर तुम मेरी बात मानना चाह रहे हो तो मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम लारा को हरा सकते हो, और वो भी बहुत जल्द। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की कभी कभी ऐसे बात करती है कि मुझे शर्म आ जाती है। कितना भरोसा है इसके अंदर। उसका चेहरा देखकर ईरा समझ गई थी कि ध्रुव उसकी मदद नहीं लेने वाला था, इसलिए मुस्कुराते हुए उसने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारा जवाब समझ गई हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मदद मांग लेना, और हाँ, इस मदद को एहसान बिल्कुल मत समझना। ये सुनते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर अचानक से हंसते हुए उसने कहा, मैं जानता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 साल रुक जाओ, मैं ताकतवर होकर अंबर दल से मुकाबला करने के लायक हो जाऊंगा, और फिर लारा से मुकाबला कर उसे बताऊंगा कि आखिर उसने किससे पंगा लिया है। ध्रुव का गुरूर देखते हुए ईरा ने अपना सिर हिलाया, और वो उसे समझाने की एक और कोशिश करने ही वाले थी कि ध्रुव ने अचानक ईरा की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। बगीचे में एक ठंडी हवा चलने लगी, जिससे पत्ते उड़ने लगे। ध्रुव इस वक्त ईरा को अपनी बाहों में भरा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कभी अलग ही नहीं होने वाले थे। ध्रुव की इस हरकत से ईरा शर्म के मारे लाल हो गई थी। वो पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराते हुए ध्रुव की बाहों में जगह बना ली। उसके बाद ध्रुव ने ईरा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ईरा, साल भर में मैं तुम्हें ढूंढते हुए एकेडमी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। ध्रुव जानता था कि ईरा की शक्तियों की वजह से उसे एकेडमी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए उसे ईरा से कुछ वक्त के लिए बिछड़ने का गम तो था ही, लेकिन वो ये भी जानता था कि फिलहाल उसका जाना बहुत ज़रूरी था। ध्रुव के लिए बिछड़ना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल ये ईरा के लिए था। उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ध्रुव की बातों से उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जागी थी कि दोनों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ ही महीनों की थी। उसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वहां से जाने का फैसला लिया। वहां से निकलने के बाद ध्रुव मेसोडोरिया की सुनसान गलियों में चलते हुए सोच रहा था
कि सब कुछ कितना अजीब लगने लगा था। वो जानता था सारे लोग अकेडमी के एडमिशन के लिए गए थे, जिसके लिए अकेडमी के टीचर्स मेसोडोरिया पहुंच चुके थे। ध्रुव जानता था कि आधे से ज्यादा लोग तो उन्हें देखने के लिए शहर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उसे ये सोचकर हंसी आई कि कैसे लोग ये सोच रहे थे कि टीचर्स को देखने भर से उनके एडमिशन की राह आसान हो जाएगी। इसके बाद वो अपना सिर हिलाते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब से हर दिन इसी समय पर ट्रेनिंग किया करेगा। वहीं दूसरी ओर रक्ष अकेडमी के टीचर्स वैसे तो मेसोडोरिया में ही रुके थे, लेकिन वो आसपास के छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी अकेडमी में एडमिशन लेने का मौका देना चाहते थे। और इस वजह से उन्हें पता था कि इस बार हर बार से ज्यादा भीड़ आने वाली थी। अगले दिन जब एडमिशन के लिए टेस्ट शुरू होने वाले थे, तब ध्रुव बाकी लोगों के साथ सेंटर पहुंचा और उसने देखा कि अंदर घुसने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां मौजूद भीड़ को देखकर सभी दंग रह गए थे। हर तरफ लोग ही लोग थे, जिसकी वजह से वहां बहुत शोर हो रहा था। हर कोई सेंटर के अंदर घुसना चाह रहा था, लेकिन दरवाजे पर खड़े सैनिक इसका खास ध्यान रख रहे थे कि कोई अंदर न जा सके। उस भीड़ को देखकर ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो बाकियों को अंदर कैसे ले जाए। वैसे ध्रुव खुद इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि वो बाकियों के साथ अंदर जाकर कम से कम टेस्ट होते तो देख ही ले, क्योंकि रक्ष अकेडमी का टेस्ट कोई मामूली टेस्ट नहीं था। इसमें हर कोई अपनी ताकत दिखाकर टीचर्स को इम्प्रेस करना चाहता था और इसी बहाने ध्रुव को अलग अलग तकनीक देखने मिल जाती। लेकिन इतनी भीड़ देखते हुए तो ध्रुव को यही समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए तो जाए कैसे। तभी सानवी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, शिरोमणि जी, आपकी ताकत तो यहाँ कमजोर पड़ गई। ध्रुव ने सानवी की बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन तभी ईरा ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या तुम्हारे पास अंदर जाने का कोई प्लान है? इतने में सानवी ने ईरा की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो ईरा, इस टेस्ट को जो लीड कर रही हैं वो दरअसल मेरी टीचर हैं, और क्योंकि मैं उनकी पसंदीदा स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे लगता है इस बार मेरे पास एक प्लान है। तुम लोग सिर्फ मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सानवी ने अपनी गर्दन ऊपर कर ली, जैसे वो अपनी इस पहचान का गुरूर दिखाना चाह रही थी। उसके बाद उसने चलना शुरू किया और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सानवी के थोड़े आगे जाते ही ध्रुव ने ईरा से कहा, मैं आज तो इससे कोई बहस नहीं करने वाला। ये सुनकर ईरा मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे मन ही मन डर था कि कहीं ध्रुव और सानवी एक दूसरे से बहस न करने लग जाए। उसके बाद चलते हुए वो लोग सेंटर के पिछले दरवाजे की तरफ गए, जहां भीड़ आगे के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन वहां और ज्यादा सैनिक तैनात थे और अकेडमी के कुछ अफसर भी, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था। तभी सानवी ने ध्रुव को कुछ समझाया और फिर खुद दरवाजे की तरफ जाने लगी। वहां अफसरों से बातचीत करके उसने अपना हरे रंग का आईडी कार्ड दिखाया, जिसके बाद एक अफसर ने सैनिक से कहा, इनके साथ जो भी है उन्हें अंदर आने दो। ये सुनते ही सानवी ने ध्रुव और बाकी लोगों को आने का इशारा किया और उन लोगों ने चलना शुरू किया। चलते चलते वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो सैनिक ने पहले तो सभी को घूरते हुए देखा, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया। ये देखकर सानवी ने मुस्कुराते हुए अपना कार्ड उस अफसर से वापस लिया और अपना सिर उठाकर वो चलकर ध्रुव लोगों के पास आने लगी। तभी वो अफसर भी उनके साथ चलने लगा और उन्हें अंदर का रास्ता दिखाने लगा। सानवी उस अफसर के पीछे चल रही थी और बाकी सभी सानवी के पीछे थे। वो लोग जैसे ही अंदर जाने लगे तो उन्हें अचानक सूखे खून की बदबू आई। उन्होंने देखा कि उस रास्ते में बहुत से योद्धा खड़े हुए थे, जो शायद कुछ वक्त पहले ही किसी लड़ाई का हिस्सा बने थे, और इस वजह से उनके शरीर से पसीने और सूखे खून की बदबू आ रही थी। उस बदबू के चलते सभी लोगों ने कुछ पल के लिए अपनी सांसें रोकना सही समझा। फिर जैसे ही वो लोग उस जगह को पार कर रहे थे, तभी ध्रुव ने योद्धाओं को देखकर मन ही मन सोचा, असली जंग तो ये लोग लड़ते हैं, कितने खुशनसीब हैं इन लोग। वैसे तो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बदबू की वजह से वो बहुत लंबा लग रहा था। आखिरकार वो लोग जैसे ही उस बदबूदार इलाके से आगे आ गए, सानवी ने तुरंत उस अफसर की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप भी कमाल करते हैं, आपको यही एक रास्ता मिला था हमें अंदर लाने के लिए। ये सुनकर उस अफसर ने हंसते हुए कहा, आखिर मैं भी क्या करता, मैडम जुबैदा का यही आदेश था कि जो कोई भी पिछले दरवाजे से आएगा उसे इसी बदबूदार रास्ते से लाया जाए। इसे तुम एक छोटा सा टेस्ट ही समझ लो, जिसमें तुम सभी पास हो गए हो।
तुम लोग शायद जानते नहीं हो लेकिन इन सभी योद्धाओं ने घंटों तक एक लाश को गले लगाया हुआ था, इसलिए ये इतने बदबूदार हैं। अगर कोई अंदर आने के लिए गंभीर नहीं होता तो वो आधे रास्ते ही वापस लौट जाता। ये कहकर उस अफसर ने सानवी के साथ आए सभी लोगों को एक नज़र देखा। फिर जैसे ही उसकी नज़र ध्रुव और ईरा के चमकते चेहरों पर पड़ी, अफसर ने कहा, लगता है इस बार मैडम जुबैदा को काफ़ी अच्छे लोग मिलने वाले हैं। उसके बाद सानवी ने मुस्कुराते हुए उस अफसर को अलविदा कहा और बाकियों के साथ अंदर जाने लगी। वो अफसर भी उन्हें अलविदा कहकर वापस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त शौर्य दल की युवा पीढ़ी सेंटर के अंदर जा रही थी। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो उन्हें अचानक एक बड़ा सा हरे रंग का शामियाना दिखाई दिया। उस शामियाने के पास उन्हें सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो लोग टेस्ट पार कर चुके थे। तभी सानवी को एक लड़की ने हंसते हुए पुकारा, सानवी, कैसी हो तुम? बाप रे, कितनी मोटी हो गई हो तुम। ये कहते हुए वो लड़की भागते हुए सानवी के पास आई और उससे गले मिलने लगी। सानवी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, हट पगली, मैं और मोटी, तूने खुद को देखा है क्या? तू अब भैंस बनने की तकनीक सीख रही है? इतना कहकर सानवी को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। फिर सानवी ने उस लड़की की ओर इशारा करते हुए सभी से कहा, ये है मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुस्कान। हम दोनों अकेडमी में हर वक्त साथ ही रहते हैं। वैसे ये 4 सितारों वाली एकलव्य है। ये सुनकर सभी का ध्यान उस लाल रंग की ड्रेस पहनी लड़की पर गया। वो इस वक्त सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी और ध्रुव ने ध्यान दिया कि जो लड़के टेस्ट पास कर चुके थे वो इस वक्त सानवी और मुस्कान की तरफ ही देख रहे थे। ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि उनके मन में कैसे ख्याल आ रहे होंगे। वही दोनों लड़कियों को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर सानवी ने दल वालों की अपनी दोस्त से पहचान कराते हुए कहा, और मुस्कान, ये है हमारे शौर्य दल की युवा पीढ़ी। ये है ईरा, कितनी खूबसूरत है न ये, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाना। इस भोली सी दिखने वाली लड़की ने कुछ वक्त पहले एक हकीम को बीच बाजार बेइज्जत किया था। और ये है काव्या, ये भी हमारे दल की खूबसूरत लड़कियों में आती है। और सनी को तो तुम जानती ही हो, मेरा छोटा भाई जो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। और ये है। ध्रुव की बारी आने पर सानवी ने मुस्कान के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ये है ध्रुव, वही लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सानवी की बातें सुनकर और अपने सामने ईरा और काव्या को देखकर मुस्कान ने हैरान होते हुए कहा, सच में तुम्हारे दल की लड़कियां कितनी बहुत खूबसूरत हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि कब ये लोग अकेडमी आएं और वहां के लड़के इन्हें देखकर लट्टू हो जाएं। ये कहकर उसने लड़कों की तरफ देखना शुरू किया। ध्रुव के चेहरे की चमक देखकर जैसे मुस्कान को अचानक से सानवी की बातें याद आ गई और उसने चौंकते हुए सानवी से पूछा, ये ध्रुव कहीं वही ध्रुव तो नहीं है जो 3 सितारों पर अटका हुआ था? वैसे ये दिखता तो काफी अच्छा है। लेकिन मुस्कान की ये बात सभी ने सुन ली थी, जिस वजह से सानवी ने शर्माते हुए ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो तो मुस्कान ने न जाने कहाँ से ये बातें सुन ली, या शायद सोते हुए मैंने नींद में कुछ बड़बड़ाया हो। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराते हुए सानवी को जवाब दिया, तो क्या इसका मतलब अब तुम सोते वक्त भी मेरे बारे में ही सोच रही होती हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मतलब हाँ, मुझे वो पुरानी बात तो याद आ रही है जब मैंने। इतने में सानवी ने थोड़ी खींच के साथ उसे टोकते हुए कहा, चुप रहो तुम, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, लेकिन सानवी की दोस्त मुस्कान ने उससे पूछा, जब तुमने क्या? कहीं तुम्हारे और सानवी के बीच कुछ हुआ तो नहीं? ये सुनते ही सानवी ने गुस्से में मुस्कान से कहा, मुस्कान तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये मेरा कज़न है। अच्छा वैसे ये सब बातें छोड़ो, इन लोगों को टेस्ट के लिए तैयार होना है। एपिसोड 52 नाम है लोबो। मुस्कान शौर्य दल के सभी लोगों को रास्ता दिखा रही थी और तभी उसने सानवी से कहा, अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, लोबो भी हमारे साथ आया है। और मैंने सुना है कि रास्ते में ही वो 4 सितारों वाला एकलव्य हो गया है। ये सुनते ही मुस्कुरा रही सानवी अचानक उदास हो गई। उसने थोड़ी बेचैनी के साथ अपनी दोस्त से कहा, अरे यार, उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इस पर सानवी की टांग खींचते हुए मुस्कान ने हंसते हुए जवाब दिया, कैसी बात कर रही हो तुम? सब जानते हैं कि वो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। वो तो बेचारा रास्ते भर भी सानवी करता आ रहा था।
ये सुनकर सानवी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ सोचना शुरू किया और तभी अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया। प्लान के बारे में सोचकर सानवी मुस्कुराने लगी और फिर उसने थोड़ा शर्माकर ध्रुव की तरफ देखा। सानवी ने आज तक ध्रुव को ऐसे नहीं देखा था जिस तरह वो अभी उसे देख रही थी। ये देखकर ध्रुव पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी समझ आ गया कि सानवी आखिर उससे क्या चाह रही थी। और तभी ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए सानवी से कहा, क्या ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी मत सोचना कि मैं उस लड़के के सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। तुम मेरी कज़न हो सानवी, और झूठ मूठ के लिए भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। ये कहकर ध्रुव ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो वहां से शामियाने की तरफ जाने लगा। उसे जाते देख सानवी की दोस्त मुस्कान ने उससे कहा, क्या ये लड़का तुम्हारा फर्स्ट कज़न है? इस पर सानवी ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, नहीं, दूर का कोई कज़न है। सानवी की बात सुनते ही मुस्कान ने चौंकते हुए कहा, फिर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हैरानी तो मुझे इस बात पर हो रही है कि कैसे ये लड़का तुम्हारे मुंह पर न कहकर चला गया। लगता है आपकी अदाएं कमजोर होती जा रही हैं सानवी मैडम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सानवी ने तुरंत मुस्कान की बात का जवाब देते हुए कहा, छी, मैं इसके साथ होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो तो मैं सिर्फ लोगों से बचने के लिए ऐसा करना चाह रही थी, लेकिन इस लड़के का गुरूर तो देखो। कज़न बोलता है और मदद भी नहीं करता। वैसे सोचा जाए तो इसका गुरूर ठीक भी है। सच कहूँ तो मैंने एकेडमी की उस चुड़ैल और इस ध्रुव के अलावा और किसी को इतनी रफ्तार से बढ़ते हुए नहीं देखा। क्या तुमने देखा है? ये सुनकर मुस्कान हैरान हो गई। उसने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर और होनहार भी निकलेगा। सानवी ने उसे जिस ध्रुव के बारे में बताया था वो साल भर पहले का ध्रुव था, और हर कोई जानकर हैरान ही होता था कि आखिर ध्रुव ने इतनी बड़ी छलांग लगाई तो लगाई कैसे। इसके बाद सानवी और बाकी लोग भी शामियाने की तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव शामियाने के दरवाजे तक पहुंच गया था। सानवी और बाकी लोग भी उसके थोड़े ही पीछे थे। सानवी मन ही मन ध्रुव से थोड़ी नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि ध्रुव ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। तभी ध्रुव ने देखा कि दरवाजे के पास कुछ 10 से 12 लोग ग्रुप में खड़े हुए थे और वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। सभी के चेहरों पर एक शांति थी जिससे ध्रुव समझ गया था कि ये लोग जरूर एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे। फिर चलते चलते ध्रुव और बाकी सभी आखिरकार शामियाने के अंदर पहुंचे। शामियाने में घुसते ही उन लोगों ने देखा कि अंदर भी कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहां कुछ लड़कियां भी खड़ी हुई थी जिन्होंने सानवी को आते देखा तो बेहद खुश हो गई और उसकी तरफ भागते हुए गई। लड़कियों को चिल्लाते हुए आते देख ध्रुव समझ गया था कि सानवी ने एकेडमी में सभी से अच्छे रिश्ते बनाकर रखे थे। इतने में लड़कियों के शोर को रोकते हुए सानवी ने कहा, आराम से, इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये सुनकर लड़कियों में से एक ने जवाब देते हुए कहा, सानवी दी, आपको देखे हुए 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त हो गया और मैं देख रही हूँ कि आप पहले से भी ज्यादा फिट लग रहे हो। इस फिटनेस का सीक्रेट क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। इसके जवाब में सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस हर वक्त खुश रहती हूँ और क्या। इतने में लड़कियों की नज़र अचानक ईरा पर पड़ी और उन्होंने सानवी से कहा, बाप रे, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, गर्ल्स जरा देखो तो इन्हें। उस लड़की के इतना कहते ही बाकी लड़कियां कहने लगी, वाओ, ये कितनी प्रिटी है। उद्धरण चिन्ह सेमीकोलन। ये सुनकर ईरा थोड़ा शर्मा रही थी कि तभी लड़कियों की नज़र ध्रुव पर पड़ी। वैसे तो ध्रुव के बगल में सनी भी खड़ा था, लेकिन वो लड़कियां जानती थी कि सनी सानवी का भाई था और इसलिए वो खुद भी उसे भाई मानती थी। लेकिन ध्रुव कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा था। उस हैंडसम से लड़के को देखकर लड़कियों ने आह भरते हुए कहा, हाय दी, ये लड़का कितना हैंडसम है, कहीं ये आपका कोई और भाई तो नहीं? और प्लीज दी, सच बताना, या फिर कहीं ये आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये सुनते ही लड़कियों में से एक ने तुरंत बात काटते हुए कहा, दी, कह दो कि ये झूठ है और ये लड़का आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो ध्रुव को आदत थी लड़कियों की वाहवाही सुनने की, लेकिन इस वक्त वो इतना कुछ सुनकर शर्माने लगा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए सानवी की तरफ एक नज़र से देखा। तभी सानवी ने भी शर्माते हुए लड़कियों को समझाते हुए कहा, नहीं, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और न ही मेरा भाई है। मतलब वैसे तो ये मेरा दूर का कज़न है, लेकिन हम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं है। और अब तुम लोग प्लीज़ उसके बारे में बात करना बंद करो। देखो बेचारे के गाल कितने लाल हो गए हैं। सानवी की बात सुनकर वो लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी थी।
उन्होंने सानवी को किसी लड़के के नाम से पहली बार शर्माते हुए देखा था और वो समझ गई थी कि भले ही उनकी दी इस वक्त साफ मना कर रही थी, लेकिन मन ही मन माजरा कुछ और ही था। यहाँ तक कि सानवी का जवाब सुनकर ईरा और काव्या भी चौंक गए थे। वो दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर ही अंदर सोचने लगे कि आखिर सानवी कब से ध्रुव को पसंद करने लगी थी। यही सोचकर दोनों ने परेशान होते हुए पास ही खड़े ध्रुव की तरफ देखा। सानवी के पास खड़ा ध्रुव इस वक्त उसे गुस्से से देख रहा था। वो समझ गया था कि सानवी ने जिस अंदाज में जवाब दिया था उससे कोई भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में शक करने लगे। इसलिए ध्रुव ने शक दूर करने के लिए बोलना शुरू ही किया था कि सानवी ने अचानक से ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और उसके और पास आकर खड़ी हो गई। इसके बाद उसने अपने दूसरे हाथ से ध्रुव के कपड़ों पर से धूल झाड़ना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत से सभी लोग चौंक गए थे। वो एक दूसरे को हैरानी में देख ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, सानवी तुम, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। उस आवाज़ को सुनकर सभी ने पलटकर देखा कि एक लंबा लड़का मुस्कुराते हुए उनकी ओर आ रहा था। ये लड़का काफी हैंडसम था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट सभी को नकली लग रही थी। उसे देखकर सानवी ने बड़े बनावटी अंदाज में उस लड़के से कहा, लोबो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें काफी वक्त हो गया एक दूसरे से मिले। सानवी की आवाज़ सुनते ही वो लड़का मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र ध्रुव के हाथ पर पड़ी जिसे सानवी ने इस वक्त कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर लोबो अचानक आग बबूला हो गया और उसने ध्रुव की आंखों में उसे गुस्से के साथ देखते हुए कहा, सानवी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगी। ये कहकर लोबो एक कदम आगे आया और वो इस वक्त ध्रुव को गुस्से से घूर ही रहा था कि सानवी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, ये है सनी, काव्या, ईरा और ध्रुव। ये सभी यहाँ टेस्ट देने आए हैं। ये सुनकर तुरंत लोबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव अच्छा नाम है। वैसे अगर तुम यहाँ टेस्ट के लिए ही आए हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इतना कहकर लोबो ने सानवी से कहा, अभी कुछ देर पहले ही मैडम जुबैदा ने मुझे ये जादुई क्रिस्टल दिया है। अगर तुम चाहो तो हम इसे सभी को इसे इस्तेमाल करने दे सकते हैं। अगर तुम बहुत देर इंतज़ार नहीं करना चाहती हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इन लोगों को ये क्रिस्टल इस्तेमाल करने दो। ये सुनकर पहले तो सानवी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाकर क्रिस्टल के इस्तेमाल के लिए हामी भरी। इसके बाद सानवी ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। यहाँ तक कि ये सारे राउंड्स में सबसे आसान राउंड है। तुम्हें सिर्फ इस पर हाथ रखना है और ये बता देगा कि तुम्हारी शक्ति 8 सितारों पर है या नहीं। अगर शक्ति 8 या 8 से ज़्यादा हुई तो ये जलने लगेगा, और अगर शक्ति 8 सितारों से कम हुई तो ये ऐसे ही रहेगा। इतना सुनकर ध्रुव ने सानवी से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा हाथ छोड़ो सानवी। इस पर सानवी ने मुस्कुराते हुए तुरंत ध्रुव का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर कि सानवी कैसे ध्रुव की बात मान रही थी, लोगों को ध्रुव पर और गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी ध्रुव ने ईरा को देखते हुए कहा, ईरा सबसे पहले तुम क्यों नहीं ट्राई करती। कोट ये सुनकर ईरा ने अपना हाथ उस जादुई क्रिस्टल पर रखा जिससे वो अचानक जगमगाने लगा। ये देखकर ईरा खुश हो गई और उसके बाद सनी और काव्या ने भी क्रिस्टल इस्तेमाल किया और उनके छूने पर भी वो क्रिस्टल जगमगाने लगा। जब तीनों क्रिस्टल पर अपना हाथ आजमा चुके थे तब बारी आई ध्रुव की। वैसे तो ध्रुव ने एकेडमी न जाने का मन बनाया था, लेकिन अंदर आने के बाद उसे लगा कि वो एडमिशन ले न ले, टेस्ट तो दे ही सकता था, और वैसे भी उसे बाकी लोगों के लिए रुकना तो पड़ता ही। इसलिए ध्रुव ने टेस्ट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाकी सभी की तरह वो भी इस टेस्ट में पास हो गया। सभी को पास होते देख सानवी ने थोड़े गुरूर के साथ लोबो से कहा, फिक्र मत करो लोबो, अगर मुझे नहीं लगता कि ये लोग पास होते तो मैं इन्हें यहाँ तक लाती भी नहीं। इस पर लोबो ने जवाब देते हुए कहा, सानवी तुम तो जानती हो मुझे तुम पर कितना भरोसा है, लेकिन एडमिशन के नियम ही ऐसे हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने बाकी लोगों को शामियाने के बाहर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप सभी को पहला राउंड पार करने की बधाई। अब आप लोग बाहर जाकर आधे घंटे इंतजार कीजिए। ये सुनते ही सानवी ने तुरंत गुस्से में कहा, लोबो ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। सानवी को गुस्से में देख लोबो ने मुस्कुराते हुए उसे समझाने की कोशिश की, सानवी तुम तो एकेडमी की स्टूडेंट हो, तुम तो अच्छे से जानती हो कि यही नियम है, और आजकल वैसे भी नए स्टूडेंट्स हर चीज़ जल्दी पाना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें एकेडमी में अच्छे से जीना है तो उन्हें इंतज़ार करने की आदत डाल लेनी चाहिए।
लेकिन सानवी अभी भी गुस्से में थी। उसने लोबो पर गुस्सा दिखते हुए कहा, मैं सारे नियम जानती हूँ लोबो। तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो करना है करो, लेकिन ये नियम उन पर लागू नहीं होंगे जिन्हें मैं अपने साथ लाई हूँ। ये सुनते ही लोबो ने कहा, लेकिन नियम तो नियम होते हैं न सानवी, उनका पालन तो करना ही पड़ता है। सानवी समझ गई थी कि लोबो ने जिद ठान ली थी कि वो उसके साथ आए लोगों को परेशान करके ही मानेगा। तभी सानवी के पास खड़ी एकेडमी की लड़कियों ने लोबो से कहा, लोबो ब्रो, जस्ट चिल। ये बात आप भी जानते हो कि हम अपनों के लिए नियम तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो फिर आज अचानक से आपके अंदर ये हरिश्चंद्र कैसे जाग गए? कोट। सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लोबो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन लोबो ने अचानक अधिकार जताते हुए लड़कियों से कहा, मुझे माफ कर दो लड़कियों, लेकिन फिलहाल ये टेस्ट मेरी निगरानी में हुआ था, इसलिए नियम का पालन करना है या नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। इस बात से सानवी ने गुस्से से लाल होते हुए लोबो से कहा, ठीक है, तुम करो अपना फैसला, मैं जाकर सीधे मैडम जुबैदा से बात करके आती हूँ। ये कहते हुए सानवी पलट ही रही थी कि लोबो ने हड़बड़ाते हुए उससे कहा, मैडम जुबैदा अभी बिजी है, लेकिन अब जो तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ, लेकिन किसी एक को तो बाहर इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी लोग चाहे तो अंदर जा सकते हैं और बाहर कौन रुकेगा, इसका फैसला भी मैं ही करूँगा। ये कहकर वो सभी को बारी बारी देखने लगा और फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम एक लड़के हो, मेरे ख्याल में तुम इंतजार कर सकते हो, ये बेचारी लड़कियां तो धूप में जलकर राख हो जाएंगी। काव्या ने गुस्से में लोबो की तरफ देखते हुए कहा, इसकी तो मैं समझ के क्या रखा है इसने हम लड़कियों को। लेकिन इसके पहले कि काव्या की आवाज़ सभी के कानों तक पहुंच पाती, ईरा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करवा दिया। इस वक्त सभी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में अगर कोई था तो वो सानवी थी। गुस्से में दांत पीसते हुए सानवी ने लोबो से कहा, भाड़ में जाओ लोबो, ध्रुव भी हमारे साथ ही अंदर जाएगा, तुम्हें जो करते बने कर लो। अंदर मैं खुद मैडम जुबैदा से बात करूंगी और उन्हें तुम्हारी इस तानाशाही के बारे में भी बताऊंगी। सानवी इस वक्त ध्रुव के पास खड़ी हुई थी। उसकी आवाज़ गुस्से में थोड़ी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से पास ही खड़े कुछ लड़के लोबो के पास आए और उन्होंने कहा, लोबो, यहाँ सब ठीक तो है ना? ये सुनकर लोबो ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस ये लड़का बाहर इंतजार नहीं करना चाह रहा है। इस पर लड़कों में से एक ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, काफी वक्त बीत गया ऐसा अहंकार देखे हुए। लोबो, अगर तुम चाहो तो हम इस लड़के की अक्ल ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सानवी गुस्से से लड़कों के उस ग्रुप को देख रही थी। उसने लड़के के सीने पर एक सितारा देखा था और समझ गई थी वो लोग लोबो की चापलूसी करना चाह रहे थे। लेकिन तभी सानवी को गुस्से में देख लोबो ने उससे कहा, सानवी बात को समझने की कोशिश करो, जरा सोचो, अगर मैंने सभी को अंदर जाने दे दिया तो बाहर धूप में इंतजार कर रहे लोग अकेडमी पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ऐसा खास दर्जा क्यों दिया जा रहा है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, ये लड़का बाहर इंतजार करना नहीं चाहता है तो इसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। वो अगर चाहे तो इन लड़कों में से किसी के साथ भी मुकाबला कर सकता है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि वो इनसे जीत तो पाएगा नहीं, इसलिए शर्त यह है कि अगर ये लड़का ध्रुव इन लड़कों के साथ 20 राउंड टिक जाता है तो वो अंदर जा सकता है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता है तो इसे धूप में तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं चाहूँगा। ये सुनकर मुस्कान ने जवाब में सानवी से कहा, ठीक है, तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। एपिसोड 53 मुकाबला ज़ीशान से। लोबो की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां उस पर चिल्लाने लगी। वो लोग अब समझ गए थे कि लोबो ध्रुव के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ जलन के मारे कर रहा था। वो ध्रुव पर अपनी धौंस जमाना चाहता था क्योंकि लोबो सानवी को मन ही मन पसंद करता था, और सानवी ने जिस तरह से ध्रुव का हाथ पकड़ा हुआ था ये लोबो को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं बाकी लड़कियों के मुकाबले सानवी काफी चुप खड़ी हुई थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि ध्रुव की शक्तियां लगभग उसके बराबर ही थी। इसका मतलब ध्रुव को उस एक सितारे वाले एकलव्य को हराने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वही सानवी को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव फिलहाल मुस्कुराते हुए लोबो की तरफ देख रहा था। वो वैसे तो इस मामले से दूर रहना चाहता था, लेकिन लोबो की हरकत देखने के बाद उसे गुस्सा आ गया और अब वो लोबो को सबक सिखाना चाह रहा था। इतने में ज़ीशान
जो कि लोबो का दोस्त था, उसने ध्रुव से कहा, चल बच्चे, मैं तुझे सिखाता हूँ कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, नहीं तो कल को अगर अकेडमी में तुम्हारा जीना हराम हो गया तो तुम कहोगे कि ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद अपने कंधे झटकाते हुए वो आगे आया और अचानक से उसने सानवी की कमर पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर सानवी हैरान हो गई थी और उसे काफी गुस्सा भी आया। उसे लगा ध्रुव ने मौके का फायदा उठाते हुए ऐसा किया था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन क्योंकि लोबो सामने ही खड़ा था, इसलिए सानवी ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन ध्रुव को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शामियाने में सिर्फ सानवी ही नहीं थी जो इस वक्त हैरान थी। वहां मौजूद ईरा और काव्या भी ध्रुव की इस हरकत को देखकर दंग रह गई थी। तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए लोबो की तरफ देखा, जो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। यहाँ तक कि गुस्से में उसने अपने जूनियर जीशान को देखा, जिसने ध्रुव को मुकाबले के लिए चैलेंज किया था, और उससे कहा, बेरहमी से हमला करना इस लड़के पर, आखिर इसे पता तो चले हम लोग हैं क्या चीज। ये सुनकर जीशान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और ध्रुव को बुरी तरह से पीटने के लिए तैयार हुआ। तभी अचानक ध्रुव ने लोबो को जलाने के लिए सानवी की कमर पर हाथ फहराया और फिर उससे कहा, कमाल है, इन्हें पता भी नहीं ये किससे पंगा ले रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव की इस बात पर सानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जिसे ध्रुव ने महसूस करते हुए धीरे से अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव आगे बढ़ा और मुकाबले के लिए तैयार हुआ। उसे आगे बढ़ते देख लोबो का दोस्त जीशान भी मुस्कुराने लगा। उसने बहुत से नए स्टूडेंट्स देखे थे जिनमें काफी हुनर था, लेकिन कोई भी उसका सही इस्तेमाल करते हुए जीशान को हरा नहीं पाया था। सच तो ये था कि नए स्टूडेंट्स से मुकाबला कर उन्हें हराना अकेडमी के सीनियर्स की प्रथा थी। ऐसा मान लिया जाए कि जो लोग अकेडमी के लिए सिलेक्ट होते थे वो काफी ताकतवर होते थे, इसलिए एक तरीके से ये प्रथा काबिल स्टूडेंट्स को कमजोर स्टूडेंट्स से अलग करती थी। क्योंकि सभी जानते थे कि अकेडमी में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और यहाँ ताकत से मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं था, बल्कि स्टूडेंट की मानसिक ताकत से भी था। और इसलिए अकेडमी में अक्सर सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को चिढ़ाया करते थे, जिससे परेशान होकर बहुत बार नए स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर्स पर हमला भी कर दिया था। ऐसे नर्म लोगों के लिए अकेडमी में कोई जगह नहीं थी और इसलिए सारे सीनियर्स ये देखना चाहते थे कि मानसिक तौर पर कोई नया स्टूडेंट अकेडमी में रहने लायक है या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अकेडमी के टीचर्स भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाते थे, क्योंकि ये प्रथा सदियों से चलती आ रही थी। और शायद इसी वजह से जो भी अकेडमी से निकलता था वो काफी बदला हुआ और कठोर समझ आता था। तभी जीशान ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपनी शक्तियों को बाहर निकलना शुरू किया। उसकी शक्तियां उसकी मुट्ठी पर मंडराने लगी थी। ध्रुव को देखकर उसे वो पल याद आ गया जब एडमिशन के वक्त उसने भी एक सीनियर को धूप में इंतजार करने के लिए मना कर दिया था, और इसके जवाब में सीनियर ने मुकाबला करने की शर्त रखी। वो सीनियर 2 सितारों वाला एकलव्य था, जिसने एक ही मौके में जीशान को समझा दिया था कि उससे मुकाबला करने से कम दर्दनाक बाहर धूप में इंतजार करना था। और जीशान ने फिर ऐसा ही किया था। लेकिन उस दिन से आज तक जीशान हर नए स्टूडेंट को धूप में इंतजार करवाना चाहता था, क्योंकि उसे भी उसके सीनियर ने ऐसा ही करने पर मजबूर किया था। आखिरकार ध्रुव जीशान के करीब आकर खड़ा हो गया। तभी जीशान की खतरनाक मुस्कुराहट देखकर सानवी के पास खड़ी लड़कियों ने उसे समझाते हुए कहा, सानवी दी, आप उसे रोकते क्यों नहीं? अरे ये बात तो आप भी जानते हो कि धूप में इंतजार करना मार खाने से तो बेहतर ही है। इसके जवाब में बगल में खड़ी सानवी ने लड़कियों से कहा, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों में से आज कौन मार खाने वाला है। उसके इस जवाब पर लड़कियों के पास ही खड़ी सानवी की दोस्त मुस्कान इस वक्त ध्रुव को गौर से देखने लगी थी। उसने देखा कि ऐसे मौके पर भी ध्रुव बिल्कुल परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही थी। मुस्कान ध्रुव को देखकर सोच में पड़ गई कि क्या सानवी इस लड़के के बारे में सच कह रही थी। क्या ये लड़का सच में इतना ताकतवर था? उसके बाद दोनों लड़कों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और बाहर धूप में इंतजार करते लड़के लड़कियां भी शामियाने के अंदर शुरू होने वाले मुकाबले का इंतजार करने लगे। धूप में बैठने से पहले वो लोग भी सीनियर्स से मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन किसी की भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। वही अपने ही जैसे एक लड़के को अकेडमी के लोगों से मुकाबला करते देख वो समझ गए थे कि सीनियर के साथ मुकाबला करना उस लड़के को बहुत भारी पड़ने वाला था। तभी जीशान ने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ध्रुव से पूछा, क्या तुम तैयार हो लड़के?
ज़ीशान की मुस्कुराहट ये बात जानकर और बड़ी हो गई थी कि इस वक्त सभी की नज़र उस पर ही थी। लेकिन उसकी उम्मीद से परे ध्रुव ने बिना डरे तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो मुकाबला शुरू करते हैं लड़के। ये सुनकर सभी चौंक गए थे। वो लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी ज़ीशान ने ध्रुव से कहा, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये तुम्हारी हिम्मत है या फिर तुम्हारी बेवकूफ़ी। ये कहते हुए ज़ीशान खुद को गुस्से से भरने लगा, जिसे देखकर ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे देखता रहा। ध्रुव की इस शांति ने ज़ीशान को थोड़ा बेचैन कर दिया था। फिर उसने ध्रुव को खुद से छोटा दिखाने की कोशिश में उसकी तारीफ करते हुए कहा, शाबाश, कम से कम तुम डरपोक तो नहीं हो। ये कहते ही उसने ध्रुव की तरफ भागना शुरू किया और अचानक गोल घूमते हुए उसने अपनी मुट्ठी से ध्रुव के सिर पर तेजी से हमला किया। वहीं आसपास मौजूद लोग ये देखकर घबरा गए थे कि ज़ीशान ने बहुत जोर से ध्रुव पर हमला किया था। लेकिन ध्रुव ने जैसे ही ज़ीशान की मुट्ठी अपनी ओर आते देखी तो वो अपना सिर किनारे करते हुए अपना हाथ बीच में ले आया। ध्रुव के इस बचाव से ज़ीशान की मुट्ठी टकराकर रुक गई। उसके हाथ पर शक्तियाँ अभी भी मंडरा रही थी, लेकिन ध्रुव की शक्ति की वजह से वो अपना हाथ अलग नहीं कर पा रहा था। इस चीज़ पर सभी को हैरान होते देख ध्रुव ने ज़ीशान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी रफ्तार तो बहुत धीमी है, और तुम कितने कमज़ोर हो। लो वो भाई, ये महाशय पक्का अकेडमी में ही है न? क्योंकि ताकत से तो ये अकेडमी के बिल्कुल नहीं लग रहे। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इसे अकेडमी से निकलवा दो, नहीं तो खामखा अकेडमी का नाम खराब कर देगा ये लड़का। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग इस वक्त ध्रुव के हाथ को देख रहे थे जो ज़ीशान की मुट्ठी को रोक कर रखा था। उनमें से जो लोग ध्रुव को नहीं जानते थे वो ये सोचने लगे कि आखिर इस नए स्टूडेंट ने एकलव्य रैंक वाले सीनियर का हमला कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया था। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों में अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वो लोबो था। वो मुकाबले की शुरू पर तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ध्रुव का बचाव देखने के बाद उसके चेहरे पर अब 12 बज गए थे। अगर उसे पहले पता होता कि ध्रुव इतना ताकतवर है तो वो किसी और को उससे मुकाबला करने के लिए चुनता। तभी सबके सामने बेइज्जत होने के बाद ज़ीशान ने गुस्से में दांत पीसते हुए ध्रुव से कहा, अगर तू मरना ही चाहता है तो वही सही। ये कहकर गुस्से से लाल दिख रहे ज़ीशान ने ध्रुव की कमर के नीचे अपनी लात से हमला किया। लेकिन ध्रुव ने अपने दूसरे हाथ का बखूबी इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसके टखनों पर वार किया। जैसे ही ध्रुव का हाथ ज़ीशान के टखनों से टकराया तो उसे पैरों में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और दर्द के मारे ज़ीशान जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे इस वक्त ध्रुव पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा जो उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था। वो अचानक एक कदम पीछे हुआ और फिर उसने तेजी से गोल घूमते हुए ध्रुव की तरफ एक लंबी छलांग मारी। वहां मौजूद लोग ये देख रहे थे कि ज़ीशान के पैर गोल घूमते हुए किसी तेज हरे रंग के पंखे जैसे दिख रहे थे और ये पंखा इस वक्त तेजी से ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर सानवी के बगल में खड़ी लड़कियों ने घबराते हुए सानवी से कहा, सानवी दी, इसने तो विंड लाइट तकनीक का इस्तेमाल कर दिया, अब क्या होगा। ज़ीशान की क्लास 1 की हाई लेवल तकनीक देखकर सानवी और ईरा पहले तो थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर दोनों को याद आया कि कैसे ध्रुव ने मैकी की क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक का सामना डटकर किया था। यहाँ तक कि मैकी ज़ीशान से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसका हाथ टूट गया था। इसलिए न जाने ध्रुव अब ज़ीशान का क्या हाल करने वाला था। वही ध्रुव ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर तेज हवा का झोंका पड़ रहा था। वो जैसे जैसे पास आता गया ध्रुव हवा से पीछे होता गया और फिर अचानक उसने अपना हाथ ज़ीशान की तरफ करते हुए अपनी शक्तियां हाथ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर ज़ीशान थोड़ा घबरा गया और उसने अचानक ध्रुव के हाथ से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव की शक्तियां अब तक इकट्ठा हो चुकी थी और फिर ध्रुव ने सीधे ज़ीशान के सीने पर जोर से वार किया। फिर जैसे ही ध्रुव की शक्तियां ज़ीशान की छाती से टकराई, उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला और वो चिल्लाते हुए उछलकर जमीन पर गिर गया। सभी ने देखा कि ध्रुव के हमले से ज़ीशान लगभग 10 मीटर दूर एक पत्थर पर जाकर गिरा था। वो पत्थर धूप में रखे तपने लगा था, जिसकी वजह से ज़ीशान को अपनी पीठ पर अचानक तेज जलन महसूस हुई। वो हड़बड़ाता हुआ वहां से आगे आया और उसने गुस्से से ध्रुव की तरफ देखते हुए उस पर हमला करने का सोचा। लेकिन इसमें एक मुसीबत थी और वो ये थी कि ज़ीशान को इस वक्त सब धुंधला दिख रहा था। वो इतने सारे लोगों में समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ध्रुव कहाँ खड़ा था।
फिर अचानक से उसने सभी की ओर देखते हुए कहा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तुझे धूप में इंतजार करना ही होगा। और इतना कहते ही वो चक्कर कहते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ताज्जुब की बात ये थी कि ये लड़ाई सिर्फ 10 सेकंड में ही खत्म हो गई थी और ये देखकर सब लोग हैरान थे। शामियाने के अंदर और शामियाने के बाहर लोगों के बीच एक अजीब सन्नाटा छा गया था। बाहर धूप में इंतजार कर रहे लड़के लड़कियों ने जमीन पर पड़े ज़ीशान को देखा और फिर सभी की नज़र सामने खड़े ध्रुव पर पड़ी, जो शामियाने के अंदर खड़ा हुआ था। एडमिशन्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक नए स्टूडेंट ने अपने होने वाले सीनियर को इस तरह से धूल चटा दी थी। और ध्रुव बाहर खड़े सभी लोगों से उम्र में छोटा था। ध्रुव को इस वक्त देखकर सभी को जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन। खास तौर से बाहर खड़ी लड़कियां तो ध्रुव पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। तभी सानवी के बगल में खड़ी मुस्कान ने हैरानी में कहा, लाजवाब, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी सानवी, इस लड़के में कुछ खास बात तो जरूर है। लेकिन इसके पहले कि सानवी कुछ कह पाती, उसके पास ही खड़ी एकेडमी की लड़की ने उससे कहा, सानवी दी, ये लड़का, मेरा मतलब आपका दूर का क्वेश्चन, किस रैंक पर है? क्योंकि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये एकलव्य है, या फिर मैं गलत कह रही हूँ? उस लड़की का मुंह ध्रुव को देखकर खुला का खुला रह गया था। उसे देखकर सानवी को हंसी आ गई। फिर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप ध्रुव की तरफ देखने लगी। सानवी की इस हरकत पर उस लड़की को लगा कि शायद उसने गलत सवाल पूछ लिया था। लेकिन तभी सानवी ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, सच कहूं तो अगर मेरे और इसके बीच भी मुकाबला हुआ ना, तो शायद मैं भी इससे न जीत पाऊं। अब तुम ही बताओ ये एकलव्य कैसे नहीं है? ये सुनकर लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी छोटी उम्र का एकलव्य नहीं देखा था, यहाँ तक कि रक्ष अकेडमी में भी नहीं। फिर माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हुए मुस्कान ने सानवी से कहा, सानवी एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है कि तुम दोनों एक ही दल में हो। लेकिन तुम तो इसकी कूसन हो। तुम दोनों अपने दल के पावर कपल बन सकते थे, लेकिन किस्मत को ये नामंजूर था। कोई बात नहीं बहन, मैं तेरा दर्द अच्छे से समझ रही हूँ। उसके ये कहते ही आसपास खड़ी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसे देखकर सानवी ने मुस्कान से कहा, धत पगली। ये कहकर सानवी उससे दूर हुई, लेकिन मन ही मन खुद को एक बात समझाने लगी, फिक्र मत कर सानवी, तू जानती है कि ध्रुव और तेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन अब अपनी सोच को लगाम दे और अपने दिल को जरा संभाल। ये सोचकर वो हंसते हुए ध्रुव की तरफ देखने लगी। सानवी बड़े प्यार से ध्रुव की तरफ देख रही थी, लेकिन ये देखकर लोबो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अपने दांत पीसने लगा। तभी अचानक ध्रुव की नज़र लोबो पर पड़ी और उसकी शक्ल देखकर ध्रुव को हंसी आ गई। लेकिन ध्रुव ने तुरंत अपनी हंसी को काबू करते हुए लोबो से कहा, लोबो भाई, अब तो मुझे बाहर धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है ना? एपिसोड 54 मैडम जुबैर। ध्रुव का सवाल सुनकर लोबो को गुस्से आ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्सा झलकने नहीं दिया और मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले लड़के। इतना कहकर लोबो ध्रुव के पास चलकर आया और उसने ध्रुव के कंधे को हल्का सा थपथपाते हुए उसके कानों में फुसफुसाया, ध्यान रखना लड़के, अपनी ताकत पर ज्यादा गुरूर मत करना, क्योंकि एकेडमी में बहुत से लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं और तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से एकेडमी में तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बन सकते हैं, इसलिए अपना खास ख्याल रखना। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए लोबो से कहा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बर्ताव के बावजूद आप एकेडमी में अब तक कैसे टिके हुए हैं। ध्रुव की बात सुनते ही लोबो गुस्से से उसे देखने लगा। वो समझ गया था कि ध्रुव भी कोई बेवकूफ़ नहीं थी, इसलिए उसके सामने झूठी हंसी दिखाने का कोई फायदा नहीं था। इस वक्त अगर लोबो ध्रुव को मुकाबले के लिए ललकार देता तो ध्रुव डरकर या फिर थककर उसे मना नहीं करता, बल्कि वो तो लोबो को भी धूल चखाने को तैयार था। वैसे तो इस दुश्मनी की बुनियाद एक गलतफहमी थी, लेकिन लोबो का बर्ताव देखने के बाद ध्रुव ने उसे सच बताने की कोशिश भी नहीं की। वही लोबो इस वक्त ध्रुव को घूरे जा रहा था। उसका जी तो किया कि ध्रुव के हजारों टुकड़े कर दे, लेकिन वो समझ गया था कि ध्रुव कोई आम स्टूडेंट नहीं था, इसलिए उसने फिलहाल उससे न लड़ने का फैसला किया और ध्रुव की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लड़के, तेरा गुरूर बहुत ज्यादा है, इसे जरा कम कर, नहीं तो एकेडमी में तेरा जीना हराम हो जाएगा। वैसे फिक्र मत कर, एकेडमी में मैं हूं न, तेरा खास ध्यान रखने के लिए।
लोबो की इस बात पर ध्रुव ने चिढ़ते हुए उसे जवाब दिया, अकेडमी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करते रहे न लोबो, तो मेसोडोरिया से तो जरूर बाहर नहीं निकल पाओगे। और इस बात का खास ध्यान मैं रखूंगा, इसलिए अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। लोबो इस वक्त ध्रुव की आंखें देख रहा था, जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। इस गुस्से को देखकर लोबो को वो खौफनाक पल याद आ गया, जब पिछले मिशन के दौरान लोबो को एक जादुई भेड़िया दिखा था। उस भेड़िए की आंखों में गुस्सा था और फिलहाल ध्रुव को देखकर लोबो को उस भेड़िए की याद आ गई, जिससे उसका गला डर के मारे अचानक सूखने लगा। फिर भी लोबो ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, समझ गया। इतना कहते ही लोबो ने फैसला कर लिया था कि जब भी मौका मिलेगा तो वो जरूर इस लड़के का खास ध्यान रखना चाहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए उसका वहां से जाना ही बेहतर था। वही लोबो को देखते हुए ध्रुव की इच्छा हुई कि वो अपने योद्धा दोस्तों से कहकर लोबो को मेसोडोरिया से बाहर फिकवा दे या फिर शहर के ही किसी कोने में बंधवा कर रख दे। तभी उसे अचानक एक औरत की पतली और मीठी आवाज सुनाई दी, कमाल है, ये लड़का तो सचमुच कमाल है, लगता है आखिरकार मुझे हीरा मिल ही गया। आवाज सुनते ही ध्रुव का गुस्सा जैसे गायब हो गया और उसने तुरंत उस आवाज की तरफ पलट कर देखा। शामियाने की परछाई में हरे रंग की ड्रेस पहनकर एक औरत खड़ी हुई थी। वो इस वक्त ध्रुव और बाकी सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस औरत के चेहरे से छलकता नूर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसकी आंखें किसी झील की तरह शांत थी और वो उम्र में बाकियों से काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी काफी जवान दिख रही थी। उसे देखते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चाहकर भी अपनी नजरें उस औरत से नहीं हटा पा रहा था। और ये हाल सिर्फ ध्रुव का ही नहीं, बल्कि शामियाने के अंदर बाहर मौजूद सभी लड़कों का हो रहा था। इतने में अचानक सानवी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मैडम जुबैदा, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैंने आपको कितना मिस किया। ये कहते हुए सानवी तुरंत मैडम जुबैदा की तरफ भागकर जाने लगी। फिर जैसे ही वो उनके पास पहुंची तो सानवी ने उन्हें कस के गले लगा लिया। सानवी को इतना खुश देखकर मैडम ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो तुम सानवी, और तुम्हारी छुट्टियां कैसी चल रही हैं? इस पर सानवी ने खुशी से जवाब देते हुए कहा, मेरी छुट्टियां इतनी खराब तो नहीं जा रही हैं मैडम, वैसे आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी लड़के आप पर ही फिदा होते रहेंगे, जरा बाकी लड़कियों के बारे में भी तो सोचिए। ये सुनकर मैडम जुबैदा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हट पगली, तू भी न। इतना कहकर उन्होंने सानवी से नजरें हटाते हुए ध्रुव की तरफ देखा और अपनी दिलकश आवाज में कहा, सानवी, क्या यही वो लोग हैं जिन्हें तुम अपने साथ लाए हो? वैसे मुझे काफी अच्छे लगे ये लोग। अपनी फेवरेट टीचर के मुंह से अपने दल वालों की बड़ाई सुनने के बाद सानवी ने अपना सिर फक्र से उठाकर लोबो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं जानती थी कि ये लोग आपको जरूर पसंद आएंगे। मैंने लोबो को भी ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका गुरूर तो आजकल सिर चढ़कर बोल रहा है मैडम। इस पर मैडम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था उसे उकसाने के लिए? तुम तो जानती हो कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है। उसकी जगह जरा खुद को रख कर देखो, अगर तुम किसी को पसंद करती और वो कोई किसी और से करीब हो रहा होता और वो भी तुम्हारी ही आंखों के सामने, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये सुनकर सानवी ने तुरंत अपनी टीचर से कहा, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद तो मैं उससे और ज्यादा नफरत करने लगी हूँ। इस पर मुस्कुराते हुए मैडम जुबैदा आगे आई और शामियाने के बाहर खड़े स्टूडेंट्स को अंदर बुलाते हुए कहा, तुम सभी लोग शामियाने के अंदर आ जाओ। धूप काफी तेज है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाए। ये सुनते ही शामियाने के बाहर खड़े पसीने से तरबतर स्टूडेंट्स उठकर तुरंत शामियाने की छांव में आ गए। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स को ऐसे धूप में इंतजार कराना थोड़ी बेरहमी थी, लेकिन ये हमेशा काम करता था। कुछ नहीं तो कम से कम इससे स्टूडेंट्स का अहंकार तो जरूर खत्म हो जाता था। शामियाने के अंदर आने के बाद वो स्टूडेंट्स पूरी जगह को गौर से देखने लगे। सभी को अंदर आते देख मैडम ने फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, लोबो के इरादे बुरे नहीं हैं, वो बस तुमसे थोड़ा जल रहा था। वैसे वो इतना बुरा नहीं है जितना वो गुस्से में तुम्हारे सामने बन रहा था, इसलिए हो सके तो उसे माफ कर देना। इतने में ध्रुव ने मैडम के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, माफी? लेकिन मैं तो उसकी बात का बुरा माना ही नहीं। अरे लोबो भाई से आखिर मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, अकेडमी में वही तो मेरा खास ध्यान रखने वाले हैं, है न लोबो भाई? ये कहते हुए ध्रुव लोबो के पास जाकर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ लोबो के कंधे पर रख दिए।
जैसे कि दोनों के बीच बहुत तगड़ा याराना था। ध्रुव की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सभी ने देखा था कि मैडम के आने से पहले तक ध्रुव उसे लड़ाई के लिए उकसा रहा था, लेकिन अब उसकी शक्ल में ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि ध्रुव ने कुछ देर पहले बेरहमी से एक सीनियर के मुंह से खून तक निकाल दिया था। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर टीचर ज्यादा खुश नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये महसूस होने लगा था कि इतने साल तक हर तरह के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद अब जाकर उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिला था जो जरूर उनके सिर का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला था। तभी मैडम ने ज्यादा सोचना बंद किया और 2 स्टूडेंट्स को कहकर बेहोश पड़े ज़ीशान को अपने पास बुलवाया। फिर जैसे ही वो दोनों लड़के ज़ीशान को उठाकर मैडम जुबैदा के सामने लाए, वो ज़ीशान के जख्मों को गौर से देखने लगी। तभी अचानक उन्होंने घाव देखकर ध्रुव की तरफ अपनी नजरें घुमाई, जो मासूमियत से लोगों के पास खड़ा हुआ था। मैडम जुबैदा ज़ीशान के घाव देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी कि ये घाव ध्रुव ने ही उसे दिए थे या फिर किसी और ने। वही ध्रुव मैडम की नज़र से थोड़ा घबरा गया था। वो घबराते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आया और फिर उसने देखा कि मैडम एक बार फिर ज़ीशान की तरफ देखने लगी, इसलिए उसकी जान में जान आई। मैडम जुबैदा ने बेहोश पड़े ज़ीशान के हाथों को अपने हाथ में लिया, जिससे वहां मौजूद लड़के थोड़ा जलने लगे। फिर अचानक मैडम का शरीर एक नीली रंग की रोशनी से चमकने लगा और उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल कर ज़ीशान के घाव भरने शुरू किए। ये बात सभी जानते थे कि सारी मूल शक्तियों में जल मूल शक्ति सबसे नर्म थी, जिस वजह से वो जख्म जल्दी ठीक करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होती थी। इसलिए मार्कस में जल मूल शक्ति वाले लोगों को छोटा हकीम भी कहा जाता था, क्योंकि जिस तरह कोई हकीम अपनी दवा से किसी को ठीक करता था, वैसे ही जल मूल शक्ति वाले लोग अपनी शक्तियों से किसी के भी घाव ठीक कर सकते थे। और शायद इसलिए बहुत से योद्धा दल ऐसे लोगों को खास तौर से अपने दल में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध के वक्त सिर्फ 2 ही मूल शक्तियां उन्हें ठीक कर सकती थी, एक जल मूल शक्ति और दूसरी लकड़ी मूल शक्ति। शामियाने के अंदर मैडम जुबैदा की शक्तियों की वजह से बेहोश पड़ा ज़ीशान धीरे धीरे होश में आने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो टीचर को अपने बगल में देखकर समझ गया कि आखिर हुआ क्या था। फिर उसने अपने घाव की तरफ देखा तो वो ये देखकर चौंक गया कि उसके घाव पूरी तरह से भर चुके थे। शर्म के मारे वो अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी नज़र ध्रुव पर पड़ते हुए वापस मैडम जुबैदा की तरफ आ गई। उसने देखा कि मैडम इस वक्त मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी और तभी उन्होंने ज़ीशान से सवाल किया, क्या तुम अब ठीक हो? ये सुनकर ज़ीशान ने अपना सिर हिलाते हुए मैडम जुबैदा से कहा, शुक्रिया मैडम जुबैदा, मैं अब ठीक हूँ। इस पर मैडम ने तुरंत जवाब देते हुए उससे कहा, ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। इसके बाद वो वहां से उठ खड़ी हुई और सीधे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और फिर अपनी अंगूठी को रगड़कर उसमें से एक हरे रंग का कागज और पेन निकाल कर अपने पास रख लिया। उसके बाद उन्होंने सभी की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि आप सभी हिम्मत करके एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आए और चुनौतियों का सामना कर आप सभी इस प्रोसेस में इतने आगे आ गए। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग एकेडमी के टेस्ट के लिए लगभग चुन लिए गए हैं। उनके ये कहते ही सब लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सभी ने सोचा थी कि शायद आगे और राउंड भी होंगे, लेकिन टीचर के इतना कहने के बाद सभी खुशी से झूम उठे। तभी मैडम ने आगे कहा, एकेडमी का नियम है कि हम स्टूडेंट्स को शक्ति के हिसाब बांटते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की शक्तियों के लेवल के बारे में जानना चाहती हूँ। 0 रैंक के 8 सितारों का मतलब है क्लास F, जो कि सबसे शुरुआती लेवल है। उसके बाद 9 सितारे मतलब क्लास A, फिर 1 सितारों वाला एकलव्य मतलब क्लास D, 2 सितारे मतलब क्लास C, और इसी तरह सबसे ऊपरी क्लास है क्लास S, जो कि 5 सितारों वाले एकलव्य रैंक वालों के लिए है। और हाँ, ये सारे क्लास 20 साल से कम उम्र वालों के लिए ही हैं। एकेडमी में पिछले 10 सालों से सिर्फ एक ही ऐसी स्टूडेंट हुई है जो S रैंक हासिल कर पाई है, और वो लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतना कहकर मैडम जुबैदा मुस्कुराने लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे आप लोगों से क्लास S की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग अगर B या फिर C क्लास के भी हैं तो भी मैं आपसे काम चला लूँगी। ये कहकर मैडम ने सीधे ध्रुव और ईरा की तरफ देखा। शामियाने में मौजूद सभी लोगों में सिर्फ ये दोनों थे जिन्हें देखकर मैडम को भरोसा हो गया था कि दोनों कम से कम क्लास C के तो थे ही। लेकिन सिर्फ मैडम जुबैदा ही नहीं थी जो ऐसा सोच रही थी।
शामियाने के अंदर खड़े स्टूडेंट्स ने कुछ देर पहले ध्रुव की शक्तियों का एक नमूना देखा था, जिससे मन ही मन वो ये सवाल खुद से कर रहे थे, आखिर इस लड़के का रैंक क्या होगा, क्योंकि इसकी ताकत देखकर तो मुझे ये एकलव्य लग रहा है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में एकलव्य, ये कैसे हो सकता है? इतने में मैडम जुबैदा ने हाथ में पेन उठाते हुए कहा, ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाएं ओर से सभी लोग अपना नाम, अपनी उम्र और अपना रैंक बताते जाएंगे। मैडम के इतना कहते ही सानवी और अकेडमी के बाकी लोग जगह ढूंढकर चुपचाप बैठ गए। और तभी लड़कियों ने सानवी से सवाल किया, सानवी दी, आपका कज़न ध्रुव किस रैंक पर है? ये सवाल सुनते ही सानवी थोड़ा घबरा गई। उसने हाल फिलहाल में ध्रुव से उसके रैंक के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं थी, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। इसकी वजह थी कि वो गलत रैंक बताकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाह रही थी। फिर थोड़ा झिझकते हुए सानवी ने हिम्मत करके कहा, शायद वो बी या फिर सी क्लास का है। इस पर लड़कियों ने हैरान होते हुए कहा, वाह दी, ये तो अभी ही इतना ताकतवर है कि अकेडमी के ताकतवर लोगों में आने लगा है। हम लोग जब एडमिशन ले रहे थे तब तो हमारा रैंक क्लास डी था। सानवी को समझ आ रहा था कि लड़कियां ध्रुव की शक्ति से मन ही मन थोड़ा जलने लगी थी। इस पर सानवी मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो चुपचाप सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख रही थी और उनके रैंक के बारे में सुन रही थी। फिर शामियाने में एक एक करके स्टूडेंट्स की आवाज़ गूंजने लगी। विशाल, उम्र 20 साल, 9 सितारे। ये सुनकर मैडम ने कागज़ में कुछ लिखते हुए कहा, एक क्लास। इसके बाद यूं ही रैंक बताने का सिलसिला चलता रहा। अबीश, उम्र 19 साल, 8 सितारे, F क्लास। तन्मय, 17 साल, 9 सितारे, A क्लास। ये सिलसिला चल ही रहा था कि और नए स्टूडेंट्स शामियाने के अंदर आते गए। उनमें से कुछ लोगों ने लाइन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सीनियर्स के समझाने पर वो समझदारी से लाइन के आखिर में जुड़ते गए। इस तरह से वक्त बीतता गया और जो लगभग 20 लोग अपने रैंक के बारे में बता चुके थे, उनमें से कोई भी एकलव्य रैंक का नहीं था। उनमें बहुत से लोग तो ऐसे थे जो 9 सितारों से फिसलकर 8 सितारों पर आ गए थे, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एकलव्य बनने की कोशिश में एक रैंक नीचे फिसल गए थे। ध्रुव की बारी आते आते अब तक का सबसे ताकतवर स्टूडेंट एक 17 साल का लड़का था, जो 1 सितारे वाला एकलव्य था। लेकिन अकेडमी के मुताबिक तो वो तो सिर्फ क्लास डी था। इस बात से भी मैडम थोड़ी खुश हुई थी, क्योंकि 17 साल की उम्र में एकलव्य रैंक हासिल करने का मतलब था कि उस लड़के में कुछ खास बात तो जरूर थी। फिर जैसे ही ध्रुव के पहले रैंक बताने वाले लड़के ने अपनी रैंक बताई, उसके बाद शामियाने में मौजूद लगभग सभी की नज़रें ध्रुव पर गड़ गई। सभी जानना चाहते थे कि वो ताकतवर लड़का आखिर किस रैंक का था। लेकिन इस वक्त ध्रुव तो इतना इंतजार करने के बाद आधी नींद में था। जब वो नींद की वजह से अपनी जगह पर खड़ा नहीं हुआ, तो ध्रुव की मदहोशी को महसूस करते हुए उसके बगल में बैठी ईरा ने कोहनी मारकर उसे जगाते हुए कहा, ध्रुव, अब रैंक बताने की तुम्हारी बारी आ गई है। एपिसोड 55, ध्रुव की ताकत की सच्चाई। ईरा की बात सुनकर ध्रुव तुरंत उठा और मुंह से निकलती लार पोंछने के बाद उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक ध्रुव ने अपने हंसते हुए कहा, अपनी शक्तियों के हिसाब से तो मुझे क्लास ए में होना चाहिए। ये सुनते ही पूरे शामियाने में लोग चौंक गए। अब तक वहां एक फुसफुसाहट हो रही थी, लेकिन ध्रुव की बात के बाद सब हैरानी से उसे देखने लगे। वही लोगों को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का, जो उम्र में उससे छोटा था लेकिन ताकत में उसके बराबर था। तभी सानवी की दोस्त मुस्कान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सानवी, तू तो कह रही थी कि ये बी या सी क्लास का है, तो फिर ये अचानक क्लास ए कैसे हो गया? ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये सवाल पूछने के बाद मुस्कान ने देखा कि सानवी भी ध्रुव की बात से उतनी ही हैरान थी जितनी कि वो खुद। और तभी सानवी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे लगता है शायद ये लड़का एबनॉर्मल है। इन बातों से हटकर मैडम जुबैदा इस वक्त अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो ये पक्का करना चाहती थी कि उन्होंने जो सुना वो सही था, या फिर उनसे सुनने में कोई गलती हुई थी। और इसलिए उन्होंने ध्रुव से सवाल किया, क्लास ए, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? इस पर जैसे ही उन्होंने देखा कि ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उनके कानों को सही साबित किया, तब मैडम जुबैदा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई दी। फिर उन्होंने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा शक सही था। आखिरकार मुझे इस खजाने में हीरा मिल ही गया।
उनकी खुशी देखते हुए ध्रुव के बगल में बैठी ईरा ने उससे कहा, ध्रुव, लगता है मेसोडोरिया के शिरोमणि ने एक और फैन बना लिया है। तभी ध्रुव ने देखा कि मैडम उस हरे कागज पर ध्रुव के बारे में लिखने लगी थी। इसलिए ध्रुव ने ईरा को जवाब देते हुए कहा, तुम तो कुछ मत ही बोलो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। फैन तो ये तुम्हारी होने वाली है और मुझे पता है कि तुम जरूर क्लास एस निकलोगी। ये सुनते ही ईरा ने ध्रुव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? क्या मैं मैडम जुबैदा से अपनी शक्तियों के बारे में झूठ बोल दूं? अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूँ। ईरा की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, तुम मेरी फिक्र मत करो और अपनी शक्तियों के बारे में सच बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ताकत के बारे में सुनकर तुमसे जलने लगूंगा? अकेडमी वालों से सच कहना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा ईरा, लेकिन तुम्हें तो अपनी फिक्र ही नहीं है। इस पर ईरा ने अपना सिर हिलाकर ध्रुव से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे कहने पर सच बोल ही देती हूँ। इतना कहकर ईरा ने जोर से चिल्लाया, ईरा, उम्र 16 साल, 6 सितारों वाली, एकलव्य। ये सुनते ही मैडम जुबैदा, जो पेन हाथ में लिए कागज पर कुछ लिखने ही वाली थी, कि उनका हाथ अचानक से अकड़ गया। हैरानी में उन्होंने अपना सिर ऊपर कर ईरा की तरफ देखा। ईरा के खुलासे के बाद शामियाने में इस वक्त एक गहरा सन्नाटा छा गया था। हर कोई इस वक्त ध्रुव के बगल में हरे रंग की ड्रेस पहनकर बैठी ईरा को देख रहा था। वैसे ही सब ध्रुव का ऐलान सुनकर हैरान थे कि अब नहले पर दहला फेंकते हुए ईरा ने सभी को और ज्यादा हैरान कर दिया था। तभी एकेडमी की लड़कियों ने चौंकते हुए कहा, 6 सितारों वाली एकलव्य, वो भी 16 साल में। ये तो एकेडमी की उस चुड़ैल से भी ज्यादा ताकतवर है, जो खुद एस क्लास की है। उद्धरण चिन्ह। शामियाने के सन्नाटे को महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ईरा की बात सुनकर ध्रुव भी हैरान हो गया था। उसके हिसाब से तो ईरा ज्यादा से ज्यादा एक 5 सितारों वाली एकलव्य होनी चाहिए थी, लेकिन ईरा तो उससे भी एक सितारा आगे निकल गई थी। इस ट्रेनिंग स्पीड से ध्रुव इतना हैरान था कि वो हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। ईरा की बात सुनकर शामियाने में मौजूद सानवी का भी सिर चकरा गया था। उसने कभी ईरा को मुकाबला करते नहीं देखा था और इसलिए वो उसका रैंक नहीं जानती थी। और तो और आज तक किसी ने भी उसे ईरा के रैंक के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से वो तो ये सोचती आ रही थी कि ईरा शौर्य दल की सिर्फ एक मेंबर थी, जो काफी ताकतवर और काबिल तो थी। लेकिन सानवी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरा इतनी ताकतवर निकलेगी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होते हुए सानवी ने कहा, आखिरकार अब अकेडमी में उस चुड़ैल को कोई तो टक्कर दे पाएगा। और इतना कहकर वो अचानक से हंसने लगी। सानवी से काफी दूर बैठे लोबो और जीशान ईरा की बात सुनकर घबरा गए थे। उन्हें लगा कि शायद वो लोग गलत लोगों से पंगा ले रहे थे, लेकिन मन ही मन वो इस बात से खुश भी थे कि कम से कम उन लोगों ने ईरा को तो कुछ नहीं कहा था, नहीं तो इसका अंजाम और ज्यादा खतरनाक होता। लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि ध्रुव और ईरा तो जैसे एक ही धागे के दो अलग छोर थे, और ईरा के दिल में इस वक्त दोनों के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। कुछ देर तक सन्नाटे में रहने के बाद शामियाने की रौनक धीरे धीरे वापस आने लगी। सभी एक दूसरे को बढ़ती धड़कनों के साथ देख रहे थे। तभी मैडम जुबैदा ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या बात है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसी नई स्टूडेंट मिलेगी जो क्लास एस से भी ज्यादा काबिल निकलेगी। ऐसा लगता है मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी चल रही है, और ये बात कहने में मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि एकेडमी के इस नए बैच की सबसे ताकतवर स्टूडेंट ईरा ही होगी। उद्धरण चिन्ह। मैडम की बात सुनकर ईरा मुस्कुराने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी कह नहीं रही थी। यही सोचते हुए मैडम जुबैदा ने ईरा से कहा, ईरा, क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो? डरो मत, खुलकर कहो। इस पर ईरा ने एक नज़र ध्रुव की तरफ देखा, जो खुद इस वक्त कंफ्यूज्ड नजर आ रहा था। इसके बाद ईरा ने खड़े होकर मैडम जुबैदा की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे इतना काबिल समझा, लेकिन मेरी नज़र में कोई है और जिसे मैं खुद से भी ज्यादा ताकतवर मानती हूँ। यहाँ तक कि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनते ही एक बार फिर सब चौंक गए थे। 16 साल की उम्र में इतना हाई रैंक हासिल करने के बाद भी ईरा सबसे ताकतवर कैसे नहीं थी? ये सवाल सबके जहन में आने लगा। वही मैडम जुबैदा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए ईरा से कहा, क्या तुमसे भी ज्यादा ताकतवर? कौन है वो? क्या वो इसी शामियाने में मौजूद है?
सभी ये जानने को बेचैन हो वो कौन था जिसका ईरा इतना गुणगान गाए रही थी। लेकिन ईरा की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि ईरा किसकी बात कर रही थी, और इसी वजह से वो थोड़ा घबरा गया था। उसने गौर किया कि ईरा ने शरारत भरी नज़रों से उसे देखा और फिर उसकी तरफ इशारा करते हुए मैडम जुबैदा को बताया, ये है वो ताकतवर इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ध्रुव की तरफ देखते हुए मैडम जुबैदा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ईरा क्या कहना चाहती थी। तभी उन्होंने ईरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, ईरा, मैं जानती हूँ कि ध्रुव काफ़ी ताकतवर है और क्लास ए में होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी ए क्लास एस क्लास से तो कमज़ोर है। और यही सच है। वैसे मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मान रही हूँ कि ध्रुव वक्त के साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन उसका तुमसे आगे निकलना थोड़ा मुश्किल है। मैडम की बात सुनते ही लोगों ने अचानक खड़े होते हुए ईरा से कहा, मैडम बिल्कुल सही कह रही है ईरा। ध्रुव काफ़ी ताकतवर है लेकिन तुम्हारे मुकाबले तो उसे कमज़ोर ही समझा जाएगा। लेकिन ये बात वहाँ मौजूद लगभग हर किसी के दिमाग में थी। 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी इस वक्त ध्रुव को घूर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि क्लास एस और क्लास ए के बीच एक बहुत बड़ा फासला था, और इसलिए ध्रुव चाहे जितना ताकतवर हो जाए लेकिन वो ईरा से तो कमज़ोर ही रहता। वही लोगों को हंसते हुए देख ईरा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने लोगों की बात को नज़रअंदाज कर दिया। ये देखकर लोगों के इरादों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो ईरा से दोस्ती करना चाहता था, मगर ईरा का चेहरा देख उसे समझ आ गया था कि ईरा उसकी बात से कितनी नाखुश थी। मैडम जुबैदा इस वक्त ईरा को ही देख रही थी। उन्होंने ईरा की नज़रों में एक भरोसा देखा जिसके बाद वो खुद को पूछने से नहीं रोक पाई, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही हो कि ध्रुव ने हमसे अपनी असली ताकत छुपाई है? क्या उसके बारे में कोई ऐसी बात है जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं? ये सुनते ही सानवी के बगल में बैठी लड़कियों ने सानवी से हड़बड़ाते हुए पूछा, सानवी दी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या ध्रुव सच में और ज़्यादा ताकतवर है? लेकिन सानवी ने सवाल सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरा की बात सुनकर सानवी किसी ख्याल में खो गई थी। उसे याद आया कि कैसे ध्रुव 3 साल तक अपनी शक्तियाँ नहीं बढ़ा पाया था, बल्कि उसकी शक्तियाँ तो और घट गई थी। सानवी मन ही मन सोच रही थी कि अगर उस दौरान भी ध्रुव की शक्तियाँ बढ़ती रहती तो न जाने ध्रुव आज किसी रैंक पर होता, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ध्रुव 0 रैंक के 3 सितारों से बढ़ते हुए 4 सितारों वाला एकलव्य बन गया था। अगर इस ट्रेनिंग स्पीड पर ध्यान दिया जाए तो ये सच में काबिल तारीफ थी। ये सब सोचते हुए सानवी ने एक आह भरी। उसे अब जाकर समझ आया था कि ध्रुव कितना ताकतवर और कितना खतरनाक हो सकता था। तभी ध्रुव ने मैडम जुबैदा की तरफ देखते हुए कहा, मेरी शक्ति के बारे में वैसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप चाहे तो मेसोडोरिया में किसी से भी मेरे बारे में जान सकते हैं। इस पर मैडम ने तुरंत ध्रुव से कहा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। अकेडमी अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करती है ताकि वो उन स्टूडेंट्स की सही मदद कर सके, इसलिए मुझसे कुछ भी मत छुपाओ ध्रुव। इतना कहकर मैडम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन कागज पर ही रख दिया। मैडम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी भी लड़के के मुंह से कोई भी राज उगलवा ले। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, ईरा ने ध्रुव की झिझक महसूस कर ली थी, और इसलिए उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखते हुए कहा, मैं बताती हूँ मैडम आपको ध्रुव के बारे में। उसे तो बीते कल की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ईरा की बात सुनकर मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ये ही सही। ये कहकर मैडम ने ईरा को बोलने का इशारा किया, क्योंकि उन्हें साफ समझ आ रहा था कि ईरा लोगों को ध्रुव के बारे में बताना चाह रही थी, और शायद इसलिए क्योंकि उसे ध्रुव की इस बात पर बड़ा फक्र था। मैडम जुबैदा ने मन ही मन सोचा कि इस लड़के की किस्मत सच में बहुत अच्छी है, जो 2 ताकतवर लड़कियां उसका साथ दे रही थी, पहले सानवी और अब ईरा। यही सोचते हुए उन्होंने ईरा को मुस्कुराते हुए देखा, और तभी ईरा ने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि ध्रुव ने महज 4 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ईरा की ये बात सुनकर मैडम जुबैदा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो कहीं से भी हैरान नहीं दिख रही थी, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि 4 साल में ट्रेनिंग शुरू करना न तो बहुत लेट था और न ही बहुत जल्दी। उन्हें लगा शायद ईरा ध्रुव के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित थी। लेकिन तभी ईरा ने अपनी बात आगे कही, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे जाकर ध्रुव ने सिर्फ 10 साल की उम्र में 9 सितारे हासिल कर लिए थे। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। सभी ये बात जानते थे कि शुरुआती ट्रेनिंग में काफ़ी वक्त लगता है,
क्योंकि शरीर को ट्रेनिंग की आदत नहीं होती है। इसलिए अगर कोई 4 साल में ट्रेनिंग शुरू करता था तो वो आमतौर पर 9 सितारे 15 साल की उम्र तक ही हासिल कर पाता था, और जो सबसे काबिल बच्चे थे वो भी ये मुकाम कम से कम 13 साल की उम्र में हासिल करते थे। इसका मतलब साफ था कि ध्रुव सच में एक खास स्टूडेंट था। लोगों के हैरान चेहरे देखकर ईरा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, यही नहीं, 11 साल की उम्र में तो ध्रुव एकलव्य बन गया था। इस बात के बाद सभी एक बार फिर ध्रुव की तरफ हैरानी में देखने लगे। 11 साल में एकलव्य रैंक, ये तो कोई एकेडमी वाला भी आज तक हासिल नहीं कर पाया था। ईरा की बात सुनते हुए मैडम जुबैदा की आंखें बड़ी होती जा रही थी और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक दिखने लगी थी जैसे रेगिस्तान में भटकते इंसान को ताज़े पानी से भरा तालाब मिल गया हो। उसके बाद ईरा की याद थोड़ी धुंधली होने लगी और उसने कहा, उसके बाद 12 से 15 के बीच, हाँ 12 से 15 के बीच तो ध्रुव की शक्तियाँ कम होने लगी थी। वो एकलव्य रैंक से वापस 0 रैंक पर आ गया था और लुढ़कते लुढ़कते उसमें भी 3 सितारों पर। ये बात सुनते ही शामियाने में चल रही खुसुर फुसुर अचानक सन्नाटे में बदल गई। सभी के चेहरे पर आश्चर्य था और मन में सिर्फ एक सवाल, एकलव्य से लुढ़ककर सिर्फ 3 सितारों पर आ गया, लेकिन ये कैसे हो गया? इस सवाल ने सभी को अंदर तक झंझोर दिया था। सभी को ये किसी पिक्चर की कहानी जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि मैडम जुबैदा भी ये बात पचा नहीं पा रही थी और उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कहानी सुन रही थी और वो जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ। इसी इच्छा के चलते उन्होंने ईरा से हड़बड़ाते हुए पूछा, फिर आगे क्या हुआ?